नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो आज रविवार है, रविवार विशेष का दिन है। तो जैसा मैंने वादा किया था आपसे, आज बात करूंगा 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद क्या हुआ। अभी सलमान खुर्शीद की किताब के संदर्भ में मैंने शुक्रवार को एक वीडियो बनाया था। उसके बाद राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने उसमें उनका समर्थन किया है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। मैंने जिक्र किया था उस वीडियो में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से जो कुछ हुआ। आज मैं बताता हूं कि कैसे जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद से और ख़ास तौर से गांधी जी की हत्या के बाद से ये अभियान पूरे जोर शोर से शुरू हुआ। जो भी हिंदुत्व की बात करे उसको दबाने की कोशिश, उसको अपमानित करने की कोशिश, उसको छोटा दिखाने की कोशिश, उसको दकियानूसी बताने की कोशिश, उसको पुरातनपंथी बताने की कोशिश, उसको विकास विरोधी और देश विरोधी बताने की कोशिश, ये सब कुछ जो है वो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था। और मौका मिला, गांधी जी की जब हत्या हुई नाथूराम गोडसे ने किया, तो गोडसे को सीधे आरएसएस से जोड़कर, वो कभी रहा होगा स्वयंसेवक, कभी आरएसएस का समर्थक रहा होगा, लेकिन जब उसने ये जघन्य काम किया उस समय वो आरएसएस से उसका संबंध नहीं था कोई। लेकिन ये मौका, इस मौके की तलाश में पिछले 20-25 साल से देश के राजनीतिज्ञों का एक वर्ग था, उसको मौका मिल गया। आरएसएस पर प्रतिबंध बिना किसी ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए हुए लगाया गया। बहुत नियम की, संविधान की और तमाम कानून की दुहाई दी जाती है, नैतिकता की दुहाई दी जाती है, लेकिन आरएसएस पे जो प्रतिबंध लगा उसमें ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। और ये प्रतिबंध उस सरकार ने लगाया जो देश में माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी को एक अलग देश बनाने से रोक नहीं पाई। वो इतनी सक्षम नहीं थी उसकी लीडरशिप कि मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश का विभाजन करने से रोक पाती। आरसी मजूमदार, इतिहासकार आरसी मजूमदार ने लिखा है कि जिन्ना की लड़ाई आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, जिन्ना की लड़ाई मुसलमानों के लिए आज़ादी की लड़ाई थी, और उसको उन्होंने हासिल किया। और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। गांधी जी की अहिंसा की नीति के बावजूद देश का विभाजन हिंसा, और वो भी बहुत नग्न तरीके से, विभत्स तरीके से जो हिंसा हुई उसके आधार पर हुआ। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान का बनना हिंसा की राजनीति की विजय थी। इसको इस रूप के अलावा और किसी रूप में देखा नहीं जा सकता। इसके बावजूद गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा। बहुत से लोगों का, बहुत से जानकारों का एक सवाल है जिसका जवाब आज तक कभी नहीं मिला कि अगर इस मामले का हल आरएसएस पर प्रतिबंध से था, उससे हल हो रहा था, तो फिर बड़ी संख्या में चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या का औचित्य क्या था? क्यों मारा गया उनको? महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों को खोज कर मारा गया गांधी जी की हत्या के बाद। तो 18 महीने ये प्रतिबंध रहा। 18 महीने में संघ को डिमोनाइज करने का बाकायदा नियोजित तरीके से अभियान चला। और दो शब्द ऐसे थे जिनके जरिए आप जो है किसी को भी उसके समाज से, उसकी नौकरी से, उसके जो भी समाज में प्रतिष्ठा है उसकी, उस सब से उसको आप वंचित कर सकते थे। और ये दो शब्द थे आरएसएस एजेंट। किसी को भी कह दीजिए, आपको सरकारी नौकरी में कोई अगर है, आपका विरोधी है, उसको अगर आपको नौकरी से निकलवाना है, बस ये कहने की ज़रूरत है कि आरएसएस एजेंट। एकेडमिक्स में है, उसको आगे बढ़ने से रोकना है, उसे कोई काम नहीं करने देना है, उसके काम की गरिमा को गिराना है, कम करना है, तो उसको आरएसएस एजेंट बता दीजिए।
इस तरह से डिमोनाइज करने का जो काम शुरू हुआ सिर्फ इसलिए कि आरएसएस हिंदुओं की एकता की बात कर रहा था, हिंदुओं को इकट्ठा होने की बात कर रहा था। पूरे देश में आरएसएस के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिस पर ज़रा भी आरएसएस से संबंध होने का शक हो उसे नौकरी से निकाल दो, उसको व्यापार से उसका व्यापार बंद करा दो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, उसको जेल भिजवा दो। ये अभियान जो है पूरी तरह से चला। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ने एक परिपत्र जारी किया और बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जानी है। उसके बाद दिल्ली के चीफ पुलिस कमिश्नर की ओर से एक सूची भेजी गई कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना है, इन पर संदेह है कि इनका संबंध आरएसएस से है। उसमें सरकारी कर्मचारियों का भी नाम था। उसका असर ये हुआ कि देश भर में सरकारी कर्मचारी बुरी तरह से डर गए। आरएसएस का नाम लेना भी जो है ये एक खौफ का वो बन गया कि जिसने अगर आपने आरएसएस का नाम लिया तो आपके साथ उसके बाद क्या होगा ये आपको पता नहीं। अब इसका असर क्या हुआ, सरकार ने किस तरह से काम किया, इसका सिर्फ एक उदाहरण, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या। ये बात है दिसंबर 1948 की। डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन में डीजी सिविल एविएशन के दफ्तर में एक सज्जन थे केवीएस मनियन। वो स्टेनोग्राफर थे, कोई बड़े अधिकारी नहीं थे। वो अपने घर में बैठे हुए थे, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनको कुछ शोर सुनाई दिया। वो उठकर बाहर निकलते उससे पहले उनकी बेटी आई, उसकी आंखों में आंसू थे। तो वो देखकर थोड़ा घबरा गए। बाहर निकल कर आए तो देखा कि टीयर गैस शेल्स चल रही। तो वहाँ मौजूद जो पुलिस अधिकारी था उससे कहा कि भाई अगर आपको टीयर गैस शेल चलानी थी तो कम से कम ये ध्यान तो रखना चाहिए था कि हाँ बच्चे खेल रहे हैं। इसके आरोप में पुलिस अधिकारी उनको थाने ले गया और उन पर केस दर्ज हो गया कि इन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। उसके बाद अगले दिन उनको मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने पेश किया गया। वहाँ उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है और वहाँ पर हो क्या रहा था, क्यों टीयर गैस शेल छोड़ी जा रही थी। संघ के लोगों का सत्याग्रह प्रदर्शन चल रहा था, सत्याग्रह और प्रदर्शन चल रहा था। तो कहा गया कि ये उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं है और उन्होंने माफ़ी मांगी कि अगर ऐसा लगता है सरकार को कि मैंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई तो मैं माफ़ी मांगता हूं। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया। बात खत्म हो जानी चाहिए थी, आमतौर पर होता है, ये सामान्य सी बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केवीएस मनियन की तकलीफ़ का दौर जो है इसके बाद से शुरू हुआ, मतलब अदालत से बरी होने के बाद से। तो उनकी समस्या की शुरुआत हुई 28 दिसंबर 1948 से। समस्या मतलब समस्या तो हो चुकी थी, फंस चुके थे। वो समझ रहे थे कि अदालत ने बरी कर दिया, बात ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 28 दिसंबर 1948 को चीफ पुलिस कमिश्नर ने एक सूची जारी की, सरकारी कर्मचारियों की सूची, जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने संघ के किसी न किसी कार्यक्रम में, किसी प्रदर्शन में, किसी धरने में भाग लिया था। और उस सूची में केवीएस मनियन का भी नाम आ गया। अब आप देखिए, वो अदालत से बरी हो चुके हैं, वहाँ सरकारी कामकाज में जो बाधा डालने का आरोप था उसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं, अदालत चेतावनी देकर छोड़ चुकी है, लेकिन फिर उनका नाम उस सूची में आ गया। अब आप देखिए कि देश की नौकरशाही कैसे काम करती है। बात आज की नहीं है, बात 1948 की कर रहा हूँ। और दुर्भाग्य की बात है कि उस मंत्रालय का भी नाम शामिल है इसमें, जिसके मंत्री, जिसके प्रभारी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी होती है, वो अपने तरीके से काम करती है। तो ब्यूरोक्रेसी ने कहा, यानी कि डीजी सिविल एविएशन के दफ्तर से कहा गया कि दरअसल ये जो छोड़ा है अदालत ने, ये कन्विक्शन है, ये सज़ा है, लेकिन ये सज़ा काफ़ी नहीं है, इनका अपराध बहुत बड़ा है, इन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया था।
तो इनका अपराध बड़ा है, तो इसकी उचित सज़ा क्या होगी? इसकी उचित सज़ा होगी इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। तो सज़ा देने के लिए कहा गया कि इनको और तगड़ी डोज देने की ज़रूरत है। अब आप देखिए ब्यूरोक्रेसी का चक्र कैसे चलता है। तो गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, IB, DG सिविल एविएशन, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, इनमें फाइल चलने लगी, पत्रों का आदान प्रदान होने लगा। ये चिट्ठी पत्री चलते चलते मनियन को एक समय लगा एक स्टेज पर कि उनको संदेह का लाभ मिलेगा और जो अदालत का फैसला है उसको मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा न होना था, न हुआ। 3 मार्च 1949 को DG सिविल एविएशन के यहाँ से एक चिट्ठी आई उनके पास, जिसमें लिखा था कि RSS की गतिविधियों में प्रदर्शन में भाग लेने के आरोप में आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। सरकार को आपकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। मनियन के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। बहुत सामान्य परिवार के थे, परिवार की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। अब मनियन के सामने कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि फिर से अपील करते कि मेरी गलती नहीं है, आप पूरे केस पर नज़र डाल लीजिए, मैं कहीं से उस प्रदर्शन में शामिल नहीं था। अदालत ने भी ये नहीं कहा है। वो जाहिर था कि वो रिजेक्ट होना था, रिजेक्ट हो गई उनकी अपील। तो उन्होंने सीधे गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। अब आप देखिए इस गृह मंत्री से अपील करने का नतीजा ये हुआ कि और कड़ाई से जांच शुरू हुई और गृह मंत्रालय ने संचार मंत्रालय को लिखा कि अदालत ने इनको हल्की सज़ा दी, इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोषी नहीं हैं। इनकी सज़ा, उचित सज़ा जो है सेवा से बर्खास्तगी ही है। अब ये कहने के बाद, ये लिखने के बाद ये होता है कि भाई खोजो, इनके खिलाफ़ कुछ तो निकालो। तो आखिर में डिप्टी कमिश्नर R दयाल एक चिट्ठी लिखते हैं गृह मंत्रालय को कि खुले प्रदर्शन में भाग लेकर इन्होंने सरकार के प्रति डिसलॉयल्टी साबित कर दिया है। अब इसमें और कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। और आखिरी चिट्ठी मनियन को मिलती है 26 मई 1949 को। और इसमें जो लिखा है उससे सुनकर आपको आश्चर्य होगा और KVS मनियन पर क्या बीती होगी इसका आप सिर्फ अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसमें लिखा था, अब उनको थोड़ा सा देखिए, कागज़ का पेट भरना ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं। उनको लगा कि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मामला हो, फंस जाए। तो उन्होंने कहा कि KVS मनियन का जो ट्रायल था वो समरी ट्रायल था और समरी ट्रायल में कोई सबूत रखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी बाद में आप खोजना चाहें कि किन सबूतों के आधार पर, किन साक्ष्यों के आधार पर, किन गवाहियों के आधार पर उनको ये सज़ा दी गई, तो वो आपको कभी मिलेगा नहीं। और साथ में लिखा गया कि ये तो साबित हो ही चुका है, ये प्रदर्शन में शामिल हुए थे और नारे लगाए थे। इस आधार पर उनकी नौकरी से जो बर्खास्तगी है उस पर पुनर्विचार नहीं हो सकता। अब ये KVS मनियन जो है वो अकेले व्यक्ति नहीं थे। उस समय हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग थे और उस समय जो हुआ प्रतिबंधित संगठन था। चलिए एक बार फिर भी माना जा सकता है कि प्रतिबंधित संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन प्रतिबंध हटने के बाद इसको एक स्टिग्मा की तरह इस्तेमाल किया गया कि अगर आप RSS से जुड़े हुए हैं तो आप समाज के विरोध में हैं, आप देश के विरोध में हैं, आप सांप्रदायिक हैं। ये जो अभियान चला उस समय से, नेहरू के समय से, वो आज तक जारी है। ये अभियान है एक बड़े संगठन को, एक ऐसे संगठन को जो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, जो समाज सेवा का काम करता है, उसको डिस्क्रेडिट इसलिए किया जाए, उसको बदनाम इसलिए किया जाए, वो उसके खिलाफ अभियान इसलिए चलाया जाए कि वो हिंदुओं की बात करता है। अगर RSS हिंदुओं की बात नहीं कर रहा होता तो उस पर न तो प्रतिबंध लगा होता, न ये स्टिग्मा
बनाया जाता कि अगर आप संघ के हैं, स्वयंसेवक रहे हैं या संघ से किसी भी तरह से जुड़े रहे हैं, तो इसका मतलब आपको संदेह की नज़र से देखा जाना चाहिए। तो ये जो बड़े जतन से दमन करके नेहरू के समय से ये बनाई गई थी ये स्थिति, ये जो माहौल बनाया गया था, ये जो वातावरण बनाया गया था संघ के खिलाफ, नरेंद्र मोदी ने उसी को हटा दिया है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पिछले 7 साल में इतना किया है कि अगर आप संघ से जुड़े रहे हैं तो ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। और कांग्रेस के इस अभियान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया वामपंथियों ने। पूरे एकेडमिक वर्ल्ड पर उन्होंने कब्जा कर लिया, भारत के जो बुद्धिजीवी विमर्श था जितना, उस पर कब्जा कर लिया। जो संघ जिसका विरोध करना हो उसे संघी बताकर उसको मुख्यधारा से बाहर कर दिया। तो मोदी ने क्या किया? मोदी ने सिर्फ इतना किया है कि संघी बताए जाने का, संघी लेवल किए जाने का जो डर था वो निकाल दिया है। उसका असर देखिए आप, किस किस तरह के लोग, चाहे वो इतिहास की बात हो चाहे दूसरे क्षेत्र हों, उसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। किस तरह से जो पिछले 70 साल में इतिहास लेखन हुआ, बोगस लेखन हुआ, किस तरह से चीज़ों को छुपाया गया, जो गर्व करने लायक बातें थी भारत के लिए उनको दबाया गया, जो जिन्होंने हम पर आक्रमण किया, शासन किया, यातना दी, उनके इतिहास को, उनकी गौरव गाथा जो है वो पेश की गई। बदल रहा है सब। ये जो चक्र दमन का 1948 से शुरू हुआ था, उसका पहिया अब उल्टा घूमने लगा है। तो ये पहिया किसी का दमन नहीं कर रहा है, ये पहिया सच्चाई को सामने ला रहा है, वास्तविकता को सामने ला रहा है, चीज़ों को सही संदर्भ में पेश किया जा रहा है, घटनाओं को उनके वास्तविक संदर्भ में पेश किया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि देश बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन का असर बहुत से लोगों को शायद अभी उस तरह से समझ में न आए। कुछ साल बाद, कुछ दशक बाद ये पता चलेगा कि क्या हुआ था। 2014 के बाद जो परिवर्तन आया उसने देश को किस तरह से बदला और अच्छे के लिए बदला। तो इस पर नज़र रखिए, इस परिवर्तन को पहचानिए, इस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।